नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम आप लोगों से बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, यूनिट 3 जूलॉजी का फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 दी गई है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के बारे में आज उनसे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो जनरल कैरेक्टर में पहला जो कैरेक्टर है जो बात करते हैं, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। और ये मैराइन मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो फ्रेश वाटर कौन सा होता है, नदियों का, तालाब का, झील का, नदियों तालाब का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। तो ये फ्रेश वाटर तो कुछ होते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, मोस्टली ये मैराइन होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो ये होते कैसे हैं, सारे के सभी सिलेंट्रेट के जो एनिमल्स हैं, सभी सिलेंट्रेट के एनिमल एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। दूसरा है जो जनरल करेक्टर क्या है, दूसरा करेक्टर है कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है, अर्थात सेल्स के भीतर ही सभी क्रियाएं होती हैं। इसका सभी सेल्स मतलब ऊतक या टिश्यू नहीं बना पाते हैं, ये टिश्यू बनकर पूरा टिश्यू एक विशेष प्रकार का काम कर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो है कि सेल्स जो होती हैं वही सब काम अपना अपना कार्य करती हैं। अलग अलग मॉडिफाइड होती हैं सेल्स, और सेल्स ही सब काम करती हैं। जितने भी पाचन तंत्र है, रेस्पिरेशन, ये सेल्स के द्वारा ही होता है। तो इसमें इसलिए से हम कहते हैं इसे सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। तीसरा है सिमेट्री जो होती है इनकी, रेडियल सिमेट्री होती है, आर्य सिमेट्री होती है। ये रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इसे हम किसी भी प्लेन में रेडियस को बनाती हुई केंद्र को मिलाती हुई कोई भी जो रेखा है उसके द्वारा कैसे हम काटेंगे, रेडियस में इसको काटेंगे तो ये अपने दो समान भागों में बट जाएगा एनिमल्स। तो इस प्रकार का एनिमल्स होता है। तो इसे किसी भी प्लेन में काटेंगे, अगर मान लीजिए हमने इस तरह से काट दिया, सीधा सीधा एक इस तरह से काट दिया हमने, तो ये दो समान भागों में बट जाएगा। जैसे ये हाइड्रा है, और हाइड्रा को हम इस बीच में से ऐसे काट दें तो आप इधर का भाग और इधर का भाग दोनों एक जैसे होंगे। तो रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, अरीय सममित इसलिए होते हैं। चौथा है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। तो जो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात दो स्तरीय होती है, दो लेयर्स के दो स्तर की बनी हुई होती है। बाहर की तरफ जो लेयर होती है आउटसाइड में, उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं, या फिर उसे एपिडर्मिस कहते हैं। या तो उसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म कहेंगे या एपिडर्मिस कहेंगे। और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं उसे दूसरा नाम। और तीसरा नाम इसका एक और है गैस्ट्रोडर्मिस भी कह सकते हैं। क्योंकि एंडोडर्मिस जो होती है वो किसको घेरे रहती है, सिलेंट्रॉन कैविटी को घेरे रहती है, इसलिए उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर की जो आउटसाइड की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, और भीतर की जो लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ठीक है। पांचवा है मीजोग्लिया, इसमें पाया जाता है। मीजोग्लिया क्या चीज़ होती है, आउटसाइड की लेयर जो होती है और इनर साइड की जो लेयर होती है, इसके बीच में एक और लेयर होती है, उसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में पाई जाती है मीजोग्लिया, और मीजोग्लिया में सेल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन सेलुलर लेयर। तो दोनों एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में नॉन सेलुलर लेयर ये मीजोग्लिया पाई जाती है। ये कैसी होती है, जिलेटिनस लेयर होती है, इसमें सेल नहीं पाए जाते लेकिन जिलेटिनस लेयर होती है, इसलिए इसे जिलेटिनस लेयर भी कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जिलेटिनस लेयर कहेंगे, नॉन सेलुलर लेयर कहेंगे। और इसका दूसरा नाम, स्पेशल नाम क्या है, मीजोग्लिया। ये कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में पाई जाती है। तो दो ही लेयर हो गई इसमें डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए दो ही लेयर हो गई, बाहर वाली होगी एपिडर्मिस और अंदर वाली हो गई एंडोडर्मिस।
या गैस्ट्रोडर्मिस। और आगे देखते हैं, छठा जो करैक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि इसके दो या दो से अधिक जो रूप होते हैं फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स में जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, शो करते हैं, पहले एक तो स्टेज दिखाते हैं पॉलिप स्टेज, दूसरी स्टेज दिखाते हैं मेडुसा स्टेज। ये दो स्टेजेस को दिखाते हैं, अपने जीवन में दो स्टेजेस को दिखाते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर पाई जाती है। पॉलिप स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, वो सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और सेसाइल, सिलेंड्रिकल और असेक्सुअल स्टेज कहलाती है, जैसे कि हाइड्रा और सी एनीमोन। हाइड्रा आपने देखा होगा या सी एनीमोन आपने देखे होंगे, तो कैसे देखे होंगे कि ये सेसाइल, सिलेंड्रिकल और एसेक्सुअल स्टेज होती हैं। देखिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका हाइड्रा का डायग्राम ऐसा होता है कुछ। ये माउथ होता है इसका, और ये टेंटिकल्स होते हैं इसमें, इस तरह के टेंटिकल्स होते हैं चारों तरफ। ठीक है, कितने होते हैं, 8 से लेकर 10 तक टेंटिकल्स पाए जाते हैं इसमें। और मेडुसा जो होता है वो चौड़ा सा होता है, इस तरह का माउथ होता है बीच में, और इसमें टेंटिकल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं। ये सी एनीमोन होता है, सही है, इस तरह से। तो ये हाइड्रा और सी एनीमोन होते हैं। पॉलिप स्टेज शो करते हैं। पॉलिप स्टेज जो होती है वो सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और असेक्सुअल स्टेज होती है। असेक्सुअल स्टेज मतलब ये इसमें असेक्सुअली नए अपनी संतानों को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। तीसरा अगला आता है मेडुसा स्टेज। मेडुसा स्टेज जो दूसरा स्टेज होती है, मेडुसा स्टेज होती है, ये फ्री लिविंग होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मूव करते हैं, और अम्ब्रेला शेप्ड होती है, छाते के आकार की होती हैं, और ये सेक्सुअल स्टेज को शो करते हैं। कौन से स्टेज को, सेक्सुअल स्टेज को। पॉलिप स्टेज जो असेक्सुअल स्टेज थी, असेक्सुअल स्टेज रिप्रोड्यूस करती है, जबकि मेडुसा जो सेक्सुअल स्टेज को रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल स्टेज शो करती है, अर्थात सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करती है। उदाहरण है इसका ऑरेलिया या जेलीफिश। ऑरेलिया या जेलीफिश में मेडुसा पाई जाती है, और ये सेक्सुअल रूप से रिप्रोड्यूस करती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और फ्री लिविंग होती है। ठीक है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आना। पॉलिप स्टेज के बाद मेडुसा स्टेज आना, मेडुसा स्टेज के बाद फिर पॉलिप स्टेज आना, फिर पॉलिप से मेडुसा वगैरह, इस प्रकार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेट क्रम में एक के बाद दूसरी स्टेज आती है जीवन में। तो इसलिए जीवन में जो स्टेज आती है वो किस प्रकार की आती है, एक पॉलिप के बाद मेडुसा पॉलिप, अर्थात पूरी इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रोसेस को, जिसमें पॉलिप के बाद मेडुसा है, मेडुसा के बाद पॉलिप आती है, इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस की प्रोसेस ये कहलाती है। तो देखिए इसमें पॉलिप जो होती है, पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये असेक्सुअल होती है। पॉलिप स्टेज हमने देखा बताया असेक्सुअल होती है, तो पॉलिप जो होती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और मेडुसा बनाती है। मेडुसा जो वो होती है वो कैसी होती है, सेक्सुअली स्टेज होती है, इसलिए मेडुसा सेक्सुअली रूप से रिप्रोड्यूस करती है और पॉलिप का निर्माण करती है। इस प्रकार जीवन में ये दोनों स्टेजेस आती हैं। पॉलिप से मेडुसा बनती है असेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट ब्लाइंड सेक। इसमें ब्लाइंड सेक पाया जाता है। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है कि जो बॉडी जो है, इस बॉडी में देखिए आप, बॉडी जो है उसमें माउथ तो पाया जाता है, लेकिन एनस नहीं होता। गैस्ट्रिक कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन कैविटी गैस्ट्रिक कैविटी होती है, और माउथ होता है। माउथ सिलेंट्रॉन कैविटी में खुलता है, लेकिन जो एनस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो माउथ है, माउथ से ही वाटर एंट्री करता है, फूड एंट्री करता है वाटर के साथ, और माउथ से ही फूड वाटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पचा हुआ भोजन जो होता है वो इस माउथ के साथ अंदर जाता है, और वेस्टेज जो होते हैं वो माउथ से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। एनस इसमें होता ही नहीं है, अर्थात दूसरी साइड से ये बंद होता है, एनस वाली साइड से ये बंद होता है।
तो हमने क्या क्या देखा कि ये ब्लाइंड सैक के रूप में होता है, एक ही तरफ से खुला होता है, दूसरी तरफ से नहीं खुला होता है। बॉडी प्लेन कैसा हो गया, इसमें कैसा हो गया, ब्लाइंड सैक प्रकार का हो गया। माउथ तो पाया जाता है लेकिन एनएस इसमें नहीं पाया जाता है। अगला है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सीलेंटोन कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सीलेंटोन कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। माउथ सीधा सिर्फ भोजन जो सीधा कहाँ जाता है, सीलेंटोन कैविटी में जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जाता है। सीलेंटोन कैविटी होने के कारण इन एनिमल्स को फाइलम जो सीलेंटेटा कहते हैं, सीलेंटेट्स कहते हैं, और फाइलम का नाम सीलेंटेटा रखा गया है। सीलेंटोन कैविटी के कारण ही फाइलम का नाम सीलेंटेटा रखा गया है। अगर नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती है। इनमें जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये टेंटिकल्स हैं तो इसमें दंश कोशिकाएँ ये लगी रहती हैं। ये दंश कोशिकाएँ जो हैं वो क्या काम करती हैं, दंश कोशिकाएँ या निडोब्लास्ट सेल्स जो क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, शत्रुओं से खुद की रक्षा करती हैं, अटैक करती हैं, दुश्मन पर अटैक कर सकती हैं, और प्रे को कैप्चर करती हैं। जब कोई प्रे इनके पास आता है, इन निडोब्लास्ट कोशिकाओं के पास आता है, इसमें से दंश निकल कर उसमें चुभ जाते हैं और प्रे को मार देते हैं, और फिर ये टेंटिकल्स उस मरे हुए प्रे को अपने माउथ में डाल लेते हैं, और सीलेंटोन कैविटी में उसका डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, और पाचन के बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे माउथ की सहायता से, माउथ के द्वारा ही बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो दंश कोशिका हैं उन्हें निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। निडोब्लास्ट सेल्स इसमें टेंटिकल्स में पाई जाती हैं। इसी कारण सीलेंटेटा फाइलम को दूसरा नाम दिया गया है निडेरिया। क्या नाम दिया गया है, निडेरिया। निडेरिया नाम दिया गया है। निडेरिया नाम जो दिया गया है निडोब्लास्ट सेल्स के कारण ही इनको निडेरिया भी कहते हैं। इस फाइलम को निडेरिया भी कहते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, डाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंटर सेलुलर डाइजेशन, दो प्रकार का डाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंटर सेलुलर डाइजेशन। इंटर सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के भीतर जो सेल्स होती हैं इनकी, उनके भीतर का डाइजेशन होता है, इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सीलेंटोन कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंटर सेलुलर डाइजेशन दो प्रकार का डाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, ये तीन चीज़ें इसमें, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन इनमें नहीं पाई जाती है, इनमें एब्सेंट रहती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि सीलेंटेटा प्राणियों तक, सीलेंटेटा फाइलम तक ना तो रेस्पिरेशन था, ना एक्सक्रीशन था, और ना ही सर्कुलेशन का कोई नया सिस्टम नहीं था। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। ये कोई तीनों में से कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता था। 15वां प्रिमिटिव टाइप का, लेकिन इसमें क्या है, प्रिमिटिव टाइप का आद्य प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता था। इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो आधे प्रकार का प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। आधे प्रकार का किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें ब्रेन तो होता नहीं है, बल्कि ब्रेन के स्थान पर नर्व का जाल होता है, नर्व नेट पाया जाता है। जो नर्व सेल्स होती हैं वो नर्व सेल जो होती हैं इस प्रकार के हमने देखी थी, साइटोन की बॉडी होती है, और साइटोन की बॉडी के बाद इसमें एक्सॉन की होता है, और नीचे डेंड्राइट्स होते हैं। तो जो साइटोन और एक्सॉन की जो बॉडी होती है ये हमने नर्व्स में देखी थी, पढ़ी थी अब, लेकिन इनके अंदर इस प्रकार का नर्व्स नहीं पाया जाता। इनमें जो नर्व नेट में जो नर्व पाई जाती हैं वो केवल साइटोन वाली बॉडी होती है, सर्कुलर होती है, और उसी में से डेंड्राइट्स इसमें निकले रहती हैं। बस इस प्रकार का इसमें नर्व्स पाई जाती हैं। अब आता है अगला रिप्रोडक्शन में यह सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी, और दोनों असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है इन एनिमल्स में। ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल होती हैं, या बाईसेक्सुअल होते हैं, या यूनिसेक्सुअल होते हैं, या फिर ये बाईसेक्सुअल होते हैं। दोनों प्रकार के सेक्सेस के अंदर मेल फीमेल सेक्स एक ही एनिमल में पाए जाते हैं और बाईसेक्सुअल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये
यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल भी हो जाते हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है इसमें। नर्वस सिस्टम आदि प्रकार का होता है, अर्थात ब्रेन के स्थान पर नर्व नेट पाया जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसका फाइलम को हम निडेरिया कहते हैं। और निडोब्लास्ट के कारण ही हम इस फाइलम को निडेरिया कहते हैं। सिलेंटोन कैविटी पाई जाती है, इसी कारण इसको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। और ब्लाइंड सैक बॉडी जो ब्लाइंड कैसा होता है, ब्लाइंड सैक होता है, अर्थात माउथ पाया जाता है, एनस इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक के जो 17 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां कि इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है। डेवलपमेंट जो होता है दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। एनिमल से डायरेक्ट इनकी संतान बन जाती है, अर्थात डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। एक या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, या दोनों प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, या दोनों प्रकार का डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। अगर इनडायरेक्ट होता है तो इसमें लार्वी बनती हैं। अगर इनडायरेक्ट होता है तो लार्वी बनती हैं। लार्वी भी दो प्रकार की सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। एक प्लेनुरा लार्वा पाया जाता है, एक एफाइरा लार्वा पाया जाता है। प्लेनुरा लार्वा जो है वो ओविरिया का लार्वा है। सिलेंट्रेटा में दो लार्वा पाए जाते हैं, और दो लार्वा में क्या होता है कि एक तो प्लेनुरा लार्वा होता है और एक फाइरा लार्वा होता है। प्लेनुरा लार्वा जो होता है वो किसका होता है, ओविलिया का लार्वा होता है। और एफाइरा लार्वा जो होता है वो ऑरेलिया या जेलीफिश का लार्वा होता है, एफाइरा लार्वा। ठीक है, तो ये पेपर के में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एफाइरा लार्वा किसका लार्वा है, तो किसका लार्वा है, ऑरेलिया का या जेलीफिश का लार्वा है। और प्लेनुरा लार्वा किसका लार्वा है, ओविलिया का लार्वा है। तो ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है रीजेनरेशन प्रेजेंट। रीजेनरेशन इसमें पाया जाता है। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी एक टेंटिकल्स को काट देंगे तो ये टेंटिकल्स नई निकल आएगी, और सारी टेंटिकल्स काट देंगे तब भी इसमें टेंटिकल्स सारी निकल आएंगी। ठीक है, तो रीजेनरेशन की इसमें क्षमता पाई जाती है। रीजेनरेशन क्षमता और भी जगह पाई जाती है, हमारे लीवर में भी पाई जाती है रीजेनरेशन क्षमता। अगर लीवर का कुछ भाग हम काट दें तो वो दोबारा से बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम हाथ को काट दें तो हाथ दोबारा नहीं बनेगा, हाथ में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। ये छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन की क्षमता होती है। छिपकली की पूंछ कट जाए तो उसमें दोबारा से पूंछ निकले आती है इसमें। ठीक है, ऐसी स्टारफिश में आपने देखा होगा, एक उसकी टांग काट दी है तो दोबारा से ये टांग निकली आएगी। ठीक है, उसका एक आर्म काट दी जाए तो दोबारा से आर्म निकल आती है, रीजनरेशन की क्षमता कहलाती है। ऐसे ही सिलेंट्रेटा में भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें अगर हाइड्रा की टेंटिकल्स काट दिया है, टूट जाए तो ये दोबारा से टेंटिकल्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो आज के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हम आज ही समाप्त करते हैं। यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बाद। इतने आप याद कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें। और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, और ये बीएससी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का पोर्शन है। ठीक है, तो अब आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि तुम्हारे साथी भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगी। जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास पहुंच जाएंगी। दूसरी बात, अगर बेल आइकन दबा देंगे तो हमारी जब वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि हमने अपलोड कर दी है, आप तुरंत हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी, और इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है।